हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा वो सेशन होगा बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हमको आज से न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस न्यू यूनिट में हम उनका जो यूनिट लिए हैं वो है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। इस यूनिट को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अच्छे से। इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मोस्टली 2 या 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। लेकिन सिलेबस को, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए हमको जो सिलेबस का पार्ट है उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना। तो हमारा जो आज का मोटिवेशन कोट है वो है, हार और सफलता सिर्फ अस्थायी होते हैं। आज का नहीं, इसी यूनिट का। इस यूनिट में यही देखना है कि आपको क्या है। देखो, कोई हारता है तो कुछ समय के लिए हारता है, कोई जीतता है कुछ समय के लिए जीतता है। ठीक है ना। ये सब अस्थायी होते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूअस लगे रहेंगे वो अस्थायी होता है। ठीक है ना। हारना लाइफ को, लाइफ की सबसे बेकार काम नहीं है। हारना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप हारोगे ना तभी दिमाग खुलेगा, नहीं तो हारोगे नहीं तो आपका दिमाग खुलने वाला नहीं है। चलिए समझते हैं थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। ये तो थर्मोडायनामिक और काइनेटिक होता है ना बच्चा। आप तो सब जान रहे थे, मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। मेटल कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो ना आप। मेटल कॉम्प्लेक्स, हेलो। मेटल कॉम्प्लेक्स की बात जो हो रही है, इसमें क्या होगा बच्चा, मेटल होगा। मेटल को हम लिख रहे हैं ना, मेटल होगा और यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड होगा। ठीक है। हम बस चार लिखे बता रहे हैं, बस जनरली आपको बता रहे हैं। मेटल लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है। ओके। बाइंड करता है तब एक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये दो टर्म एस्पेक्ट है, वो क्या है, काइनेटिक और थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक क्या बताता है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स का, जो फॉर्मेशन हो रहा है या मेटल कॉम्प्लेक्स जो बना है, जो चीजें हुई है मेटल कॉम्प्लेक्स में, वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, मतलब उसकी एनर्जी बताएगा। जब कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बना है उसकी एनर्जी जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, एनर्जी चेंज होने के बाद वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये चीज एक्सप्लेन करेगा थर्मोडायनामिक। कौन एक्सप्लेन करेगा, थर्मोडायनामिक। अब उसके बाद देखिए, इसमें जो लिगेंड निकल रहा है, लिगेंड आ रहा है, जो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो रिएक्शंस होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स में, मेटल कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शंस होते हैं उसके रेट को, मतलब स्पीड को कौन बताएगा, काइनेटिक। बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, खत्म। ये समझ में आ गया, खत्म। मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स में होने वाले रिएक्शंस या मेटल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसकी जो हम डिस्कस करेंगे वो थर्मोडायनामिक के थ्रू करेंगे। लेकिन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शंस होते हैं उसके वो रेट को, स्पीड को, कौन सा एस्पेक्ट वो डिराइव करेगा, काइनेटिक वाला डिराइव करेगा। ठीक है ना। सिंपली हम समझते हैं थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, दोनों को प्रॉपर समझते हैं। फिर उसके बाद तब समझ में आया कि कुछ चैप्टर में पढ़ना क्या है। थोड़ा सा बड़ा वाला बबल्स ले लेते हैं, एक सेकेंड, आ जाइए। ये जादू इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं जादू। ठीक है ना। इस जादू से हम अपना काम कर लेते हैं और ये जादू बड़ा काम की चीजें होती है जो आपका टाइम बचाता है। ठीक है ना। कम टाइम में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा दे रहा है जादू। देखिए, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, समझते हैं इसके बारे में डिफिनेशन को। देखिए, थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स डील विद द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच, हेलो, इन इन द टर्म ऑफ एनर्जी चेंज। देखो, हम ऐसे टर्म को, ऐसे एस्पेक्ट को हम समझ रहे हैं जिसमें जो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट होता है, जो क्या होता है मेटल कॉम्प्लेक्स का, जिसके बारे में स्टडी करते हैं, क्या करता है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझते हैं। ठीक है ना। इन टर्म ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी की चेंज के टर्म में हम समझते हैं कि मेटल जो होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स, वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, अलग कहानी। ठीक है ना। चलिए, दैट अकर व्हेन द मेटल्स आयन कंबाइन विद द लिगेंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया ना फॉर्मेशन के लिए। देखो, जब लिगेंड है मेटल के पास आ रहा है, जब लिगेंड मेटल के पास आ रहा है तो जो फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, मेटल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी को हम पता करते हैं कैसे, कि एनर्जी जो चेंज हुई है उसकी एनर्जी चेंज से हम स्टेबिलिटी को पता करते हैं। वो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट होता है। ठीक है ना। देखिए, अब क्या करता है ये, इट एक्सप्लेन द हाउ द स्ट्रांगली अ लिगेंड इज अटैच्ड टू द मेटल आयन एंड व्हाई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन अनदर। ये क्या बताता है कि जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कैसे स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ कैसे स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। और क्या बताता है कि जो दूसरा मेटल्स है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो क्यों स्टेबल होता है दूसरे मेटल कॉम्प्लेक्स की।
Let us suppose we have a metal complex like Ml4. This is Ml3A, where L and A are the ligand. अलग कहानी है। ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज है क्या है बच्चा, कि ये स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, ये फ्री एनर्जी चेंज थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट से हम पता करते हैं। हमारा मेन काम ये है, ठीक है ना। दूसरा ये चीज है कि जो इसमें लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स देखो, इसमें जो लिगेंड्स है वो सब इक्वल लिगेंड है ना, होमोलिटिक है। और क्या है, ये हेटेरोलिटिक है। जब ये होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है तो जितने अच्छे से ये बॉन्ड बाइंड करेगा उतने अच्छे से ये बाइंड करेगा। आप बोलोगे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस समझना है कि ये इसको एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा कम स्टेबल होगा, और किसमें जो लिगेंड मेटल के साथ अच्छे से बाइंड होंगे, किसमें लिगेंड मेटल के साथ अच्छे से बाइंड नहीं। इसी को समझना है। बेसिकली देखो, हमारे इस टॉपिक में हमको जो पढ़ना है वो थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो टर्म हमको पढ़ना है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ना है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हमको स्टेप वाइज और ओआर रिएक्शन का हमको निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला जाता है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल ले रहे थे ना, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, वैसे सेम निकालना है, ठीक है। समझ में है, आप समझो। अब इसके बाद हमको क्या समझना है, एक ट्रांस इफेक्ट होता है उसको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमको क्या समझना है, स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। 4 तो टॉपिक है, अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो अच्छे से खत्म मत करिए, समझिए जरा। ये यूनिट है ना, इस यूनिट से मैक्सिमम फिक्स क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए, जो है फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इसको हटाइए। फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, पहले समझिए कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मेटल कॉम्प्लेक्स का। कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है कि जब मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, लिगेंड के साथ। जब मेटल आयन है वो लिगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा जो लिगेंड है वो मेटल के साथ देखो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। एम दिखाई दे रहा है आपको, एम एन प्लस है, फिर उसके बाद एक्स एल है, ये क्या है, प्लस एक्स एल, बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, तो हमारे पास क्या बनाएगा, एम एल एक्स, उसके पास एन पॉजिटिव। देखो मेटल है, मेटल के पास लिगेंड है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है ना। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड देखो जो पावर में जाता है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, उसमें क्या देखेंगे बच्चा, एम एल एक्स, यहाँ पे पावर एन प्लस इधर रहेगा। अब इसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही कंसंट्रेशन की पावर जाता है, ये कंसंट्रेशन लिखा जाता है ना, कंसंट्रेशन की पावर जा रहा है, ये वाला नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला नहीं है, ये कंसंट्रेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए इसका किसका होगा बच्चा, एम एन पावर एन प्लस, कुछ है आगे नहीं, आप दूसरा बोलिए कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। अब इसके आगे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, ये स्टेबिलिटी बोला जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फॉर अबव रिएक्शन, ठीक है। तो क्या करना क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बैकवर्ड रिएक्शन, स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा समझिएगा, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। वही जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं यही आपको बताएंगे कैसे कोई रिएक्शन है, क्या कैसे क्या कंडीशन होगा, ठीक है ना। चलिए वेर अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, 3 मेन एनर्जी टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। उसमें क्या होगा, 3 मेन जो क्या होंगे एनर्जी वो इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्या है, एंथैल्पी चेंज, डेल एच। वो क्या होता है डेल एच, डेल एच इज द हीट होता है, रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। कोई भी रिएक्शन होता है उसको या तो हीट चाहिए होता है, फिर या तो हीट उसमें से बाहर निकलती है, यही दो कंडीशन होता है ना। हाँ कंडीशन होता है। देखिए जो डेल एच है वो क्या बताता है, हीट इफेक्ट को बताता है, किसको बताता है, हीट इफेक्ट को, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, वन सेकेंड, यहाँ पे समझिएगा, डेल एच इज द हीट रिलीज, या तो हीट रिलीज होगा या तो फिर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान बोलते हीट रिलीज होगा। अब देखो इफ द प्रोसेस रिलीज है, अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है ना, हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा बच्चा, वो स्टेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि डेल एच क्या हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो आप बोलोगे लेस स्टेबल होगा। सिंपल सी बात, एक जान गए तो आप दूसरा तो बता ही नहीं आराम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है CU2 प्लस रिएक्ट विद NH3,
टू फॉर्म दिस कंपाउंड एनर्जी रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी तो आप तुरंत बताओ स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरा टर्म समझ लीजिएगा, एंट्रोपी चेंज क्या होती है। एंट्रोपी चेंज होती है वो डिसऑर्डर के बारे में बताता है। रैंडमनेस तुरंत चेंज जो होता है वो देखिए, डेल एस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होते हैं इन द सिस्टम, मतलब कोई ऑर्डर्स में नहीं होते, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, रैंडमली वो रैंडमनेस होता रहता है। पॉजिटिव डेल एस मतलब मीन्स इंक्रीज द रैंडमनेस विच फेवर द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो जो क्या करेगा, अगर पॉजिटिव डेल एस रहेगा, डेल एस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप ऐसा लिखना नोट वहाँ पे एग्जाम में, डेल एस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। डेल एस नेगेटिव रहेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन समझिएगा, फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज में क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी पता की जाती है, जो रिएक्शन होगा वो अपने से हो जाएगा या उसकी कुछ जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी पता की जाती है। लेट्स डेल एस चेंज इन फ्री एनर्जी वेदर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्वतः स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः खुद से होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, हमारे पास एक वो फॉर्मूला होता है डेल जी के लिए, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस, टी डेल एस। ये क्या है, डेल्टा एस है। ठीक है ना, ये इसमें तीनों आ गया, डेल्टा एच भी आ गया, एस भी आ गया, जी भी आ गया। बोल रहा है कि यदि यदि डेल जी इज ग्रेटर देन जीरो, जब क्या होगा, डेल जी जीरो से ज्यादा होगा। जब डेल जी जीरो से होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नॉट स्टेबल होगा। सुनिए सुनिए, नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से रिएक्शन नहीं होगा। अगर डेल जी ग्रेटर होगा जीरो से, जब खुद से रिएक्शन नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, खुद से स्टेबल होगा तो स्टेबल, वो खुद से रिएक्शन होगा तो स्टेबल होगा। ठीक है ना, मोर देन नेगेटिव, ज्यादा ये होगा तो ग्रेटर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें कॉपर टू कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पर देखिए डेल एच क्या है, नेगेटिव, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है ना, पॉजिटिव क्या है, हीट रैंडमनेस बढ़ रहा है। नेगेटिव है जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा और कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। जब रिएक्शन जो डेल जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बारे में इसके बारे में जानकारी, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, वापस इसको देखिएगा। ठीक है ना, इसमें प्रॉपर यही बताना है कि वो डेल डेल एच डेल एच डेल एस डेल जी को एक्सप्लेन कर दिए, आपको प्रॉपर पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बस अब हम समझते हैं काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इस चीज को हम प्रॉपर समझेंगे। ठीक है ना, चलिए काइनेटिक मैंने क्या बताया आपको, काइनेटिक एस्पेक्ट जो होता है वो किसी को मेटल कॉम्प्लेक्स में, देखो काइनेटिक एस्पेक्ट मेटल कॉम्प्लेक्स डील विद द रेट, क्या बताता है, रेट या स्पीड एट विच कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म या डिकम्पोज। देखो कब या तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या तो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है ना, अब उसके जो क्या होता है उसी को हम स्टडी करते हैं काइनेटिक एस्पेक्ट में, उसी के रेट को बताता है, किस रेट से कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा, किस रेट से कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए इट फोकस ऑन हाउ क्विकली रेट ऑफ रिएक्शन अकर, ये कहाँ फोकस करता है, कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन में बड़ा जल्दी से हो जाता है। ठीक है, कैसे जल्दी से नहीं होता है, एंड नॉट हाउ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का आउटकम, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है, कितना स्टेबल है कितना नहीं है, इस चीज को भी ये बताता है। चलिए ठीक है, देखते हैं दो हम टर्म यूज करते हैं, द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन काइनेटिक एस्पेक्ट। काइनेटिक एस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स लेवाइल है, कॉम्प्लेक्स इनर्ट है। लेवाइल इन द सेंस, इनर्ट इन द सेंस, दोनों का मतलब हमको समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एंड काइनेटिक इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड काइनेटिक लेबाइल कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन करिए। कहाँ पे पूछा गया बच्चा, सेक्शन ए में। सेक्शन ए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखेंगे, इसको लिखेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ओके बच्चा लोग, तो काइनेटिक इनर्ट कॉम्प्लेक्स को हम समझते हैं। जो काइनेटिक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, द कॉम्प्लेक्स विच रिएक्ट स्लोली, विच रिएक्ट स्लोली, अब बोलो स्लोली, और डू नॉट अंडरगो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इजीली। मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिएक्शन स्लो हो रहा है,
इनर्ट इन द सेंस मतलब रिएक्शन करने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना, बस बताया जा रहा है। देखो कॉम्प्लेक्स विच रिएक्ट स्लोली, जो कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्ट स्लोली कर रहा है, मतलब रिएक्शन क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली रिएक्शन कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होगा, लेकिन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इजिली नहीं हो रहा है, आसानी से नहीं हो रहा है। सो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज स्लो, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो लिगेंड्स आर टाइटली बाउंडेड टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो देखो जो रिएक्शन से मेटल से जो लिगेंड बॉन्डिंग होंगे वो क्या होंगे, टाइटली बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब दूसरा देखो काइनेटिक लेबाइल, देखो कॉम्प्लेक्स विच आर रिएक्ट क्विकली, जो रिएक्शन तुरंत रिएक्शन कर जा रहा है, तुरंत रिएक्शन कर जाएगा मतलब जो लिगेंड होंगे मेटल के साथ लूजली बॉन्डेड होंगे तभी ना रिएक्शन कर रहा है, लूजली बॉन्डेड होंगे तब देखो अंडरगो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, और ये आसानी से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इसमें हो जाता है, जो जिसमें क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, जबकि इसमें क्या होता है, फास्ट होता है। दोनों की कहानी अलग है। चलिए कौन से फैक्टर हैं जिसको अफेक्ट करेंगे, देखते हैं। चार्ज ऑन द मेटल आयन, मेटल आयन पे जो चार्ज होंगे वो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हाइयर द चार्ज स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड, ज्यादा चार्ज होगा तो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, स्लोअर द रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स इज मोर इनर्ट। जब कॉम्प्लेक्स मोर इनर्ट होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा। ओके समझ में आया। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास कोई मेटल होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में D6 वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, D3 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, या फिर आप ऐसा मेटल देखो CO3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव आर द इनर्ट, अब इनमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो वो बहुत स्लो होगा। अब देखो D9 में या D4 या D7 कॉम्प्लेक्स में इसका देखो Cu2 प्लस Ni2 प्लस आर लेबाइल, लेबाइल मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सच एज देखो NH3CN कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ये कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसा होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, वाइल जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो कैसा होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। लेबाइल कॉम्प्लेक्स मतलब लेबाइल होता है, लेबाइल मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा, और इनर्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है ना। अब चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्लोअर द रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। जब रिएक्शन स्लो हुआ तो कॉम्प्लेक्स आप सीधे बोल दीजिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब चलिए इसमें को हम समझ लेते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि बस छोटा छोटा टर्म समझते रहेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट को अच्छे से प्रॉपर समझा देते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम में देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। गुड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।